दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकतंत्र के अर्थ के बारे में और साथ ही जानेंगे उसके गुण, दोष, अवधारणाएं और प्रकारों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लोकतंत्र के अर्थ के बारे में। लोकतंत्र के अर्थ पर सबसे ज्यादा मतभेद हैं। कुछ विद्वानों ने इसे आडंबरमय व्यवस्था कहा है, तो कुछ विद्वानों ने इसे शासन व्यवस्था का श्रेष्ठतम रूप बतलाया है। सर्टोरी ने लिखा कि लोकतंत्र ऐसी वस्तु के आडंबरमय नाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका वास्तव में कोई भी अस्तित्व नहीं है। और लावेल के अनुसार लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में केवल एक प्रयोग है। इधर डायसी लोकतंत्र को सरकार का ऐसा रूप बताते हैं जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। हनर्शा के अनुसार लोकतंत्र वह राज्य है जिसमें प्रभुत्व शक्ति समष्टि रूप में जनता के हाथ में रहती है, जिसमें जनता शासन संबंधी मामलों पर अपना अंतिम नियंत्रण रखती है और ये निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासन सूत्र स्थापित किया जाए। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं है, बल्कि वह सरकार को नियुक्त करने और उस पर नियंत्रण रखने और उसे अपदस्थ करने की विधि भी है। तो इस तरह से कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को परिभाषित किया है। अब बात करते हैं लोकतंत्र की अवधारणा के बारे में। तो देखो, लोकतंत्र की जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, उसे तीन तरीके से समझा जा सकता है। पहला है निर्णय करने की विधि के रूप में लोकतंत्र। लोकतंत्र निर्णय करने की प्रक्रिया है, क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से लिया गया निर्णय पूरे समाज के द्वारा लिया गया निर्णय ही कहा जा सकता है। इस संबंध में अरस्तु ने कहा था कि निर्णय लेने के लोकतांत्रिक ढंग में पदाधिकारियों का चुनाव सब में से सबके द्वारा सबका हर एक पर और हर एक का सब पर शासन होता है। मतलब वही निर्णय शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक ढंग से लिए हुए निर्णय कहे जाते हैं, जिनमें विचार विनिमय, जन सहभागिता, बहुमतता, संवैधानिक और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जैसे तत्व आते हैं। निर्णय प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए संविधान में कई प्रावधान होने चाहिए, जैसे प्रतियोगिता पसंद करने वाली जनता के सामने बहुत सारे विकल्प होने चाहिए, मताधिकार की पूरी समानता होनी चाहिए, निर्वाचित होने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व की ज्यादा से ज्यादा समरूपता होनी चाहिए और बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पदों को धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी अवधारणा है निर्णय लेने के सिद्धांतों के रूप में लोकतंत्र। लोकतांत्रिक व्यवस्था कतिपय सिद्धांतों पर आधारित होती है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था उस राजनीति पद्धति में विद्यमान रह सकती है जहां सिद्धांतों के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। अब लोकतंत्र में जिन सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है वो कुछ इस प्रकार हैं। उनमें पहला है प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, दूसरा है उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, तीसरा है संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, चौथा है प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत और पांचवा है लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। तो देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का गठन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। सरकार एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए। सरकार जनता के प्रति अपने सारे क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शासन में नियतकालीन निर्वाचनों के जरिए जनता को सरकार के जरिए कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर मिलना चाहिए। लोकतंत्रात्मक शासन में राज्य का न केवल संविधान हो बल्कि संवैधानिक सरकार भी होनी चाहिए, जो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार संगठित, सीमित और नियंत्रित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतियोगी राजनीति के लिए ये जरूरी है कि अनेक यानी बहुत सारे संगठन, राजनीतिक दल और समूह प्रतियोगी के रूप में उस व्यवस्था में सक्रिय रहे, क्योंकि राज्य में जनता सर्वोपरि और संप्रभु होती है। तीसरी अवधारणा आदर्शात्मक मूल्यों के रूप में लोकतंत्र। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कतिपय आदर्शों और मूल्यों पर टिकी हुई होती है। लोकतंत्र के आदर्श है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधि का शासन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और समता का सिद्धांत। तो ये तो थी लोकतंत्र की अवधारणाएं। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र के प्रकारों के बारे में। लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे ज्यादा विशुद्ध रूप वो होता है जिसमें जनता और सरकार में कोई अंतर नहीं होता। सरकार और जनता एक ही होती है। अगर कभी किसी खास समस्या पर निर्णय लेना होता है तो सारी जनता एक होती है और निश्चित करती है कि उसे क्या करना है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस प्रणाली में जनता या निर्वाचक मंडल और व्यवस्थापिका में कोई पृथक्करण नहीं होता। मौका मिलने पर सारी जनता व्यवस्थापिका के रूप में काम करती है। तो अगर ये लोकतंत्र का आदर्श रूप है तो खुद ही स्पष्ट हो जाता है कि उन बड़े बड़े राष्ट्र राज्यों में जहां नागरिकों की संख्या करोड़ों में होती है वहां इसका अस्तित्व संभव ही नहीं है। ये केवल नीचे के स्तर पर अलग और नियंत्रण योग्य जनसंख्या में ही क्रियान्वित की जा सकती है। जैसे वर्तमान में स्विट्जरलैंड के केवल 5 राज्यों में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली
प्रचलित है। अब लोकतंत्र का दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्वरूप होता है, इसलिए ये लोकतंत्र का आदर्श रूप है। और इसका कारण ये है कि इसके अंदर जनता से लगातार परामर्श लिया जाता है, क्योंकि वास्तव में जनता खुद ही सभी प्रकार के निर्णय लेती है। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर आधुनिक राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व असंभव है। इसीलिए आधुनिक राज्यों में किसी न किसी प्रकार का प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र पाया जाता है। सरकार के इस रूप में मतदाता सरकार पर नियंत्रण तो रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, क्योंकि ना तो वो खुद निर्णय लेते हैं और ना ही कानून बनाते हैं। ये जो काम है ये उनके प्रतिनिधि करते हैं। इसलिए प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का निर्वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ये निर्वाचन के जरिए किया जाता है। जनता अपने कुछ प्रतिनिधि चुन लेती है, जिनसे विधानमंडल गठित होता है, और फिर यही विधानमंडल जनता की ओर से कानून पारित करता है और शासन पर नियंत्रण रखता है। इस तरह से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता की इच्छा का निर्माण और अभिव्यक्तिकरण निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिए से होता है। जे.एस. मिल, जो इस प्रकार की शासन प्रणाली के सबसे ज्यादा समर्थक थे, उन्होंने प्रतिनिधि लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार की है: यह एक ऐसा शासन है जिसमें सारी की सारी जनता या फिर उसका बहुसंख्यक भाग शासन सत्ता का प्रयोग समय समय पर चुने गए अपने प्रतिनिधियों द्वारा करता है। तो ये तो हुए लोकतंत्र के प्रकार। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र के गुणों के बारे में। लोकतंत्र का पहला गुण है उच्च आदर्शों पर आधारित। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्शों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में हर नागरिक समान रूप से स्वतंत्रता का उपभोग करता है, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और हर एक के व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान किया जाता है। दूसरा गुण है जन कल्याण पर आधारित। लोकतंत्रात्मक शासन में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है, इसलिए इसमें जनता के कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाता है, न कि किसी विशेष वर्ग हित के साधन का। तीसरा गुण है लोकमत पर आधारित। लोकतंत्र लोकमत पर आधारित होता है, क्योंकि चुनाव के समय प्रशासकों और राजनीतिक दलों को जनता की बात सुननी पड़ती है और जनता को अधिकार होता है कि उसके हित का ध्यान रखने वाले दल व प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने से इनकार कर दे। यहाँ पर जनता के हाथों में निर्वाचन सबसे बड़ा अस्त्र होता है, जो निरंकुश शासकों को भी परास्त कर सकता है। चौथा गुण है सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र राजनीतिक प्रशिक्षण का सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि इसमें भाषण में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता जन साधारण में विचार विनिमय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है और एक चुनाव से दूसरे चुनाव के जरिए सभी राजनीतिक दल लगातार प्रचार द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। पांचवा गुण है क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र के अंदर क्रांति की संभावना ज्यादा कम हो जाती है। अगर शासक वर्ग अत्याचारी और निकम्मा सिद्धांत हो तो उसको हटाने के लिए सशस्त्र विद्रोह की जरूरत नहीं होती, और अगर बहुत सारी जनता उससे असंतुष्ट हो तो फिर उससे सरलता पूर्वक वैधानिक उपायों से हटा भी सकती है। छठा गुण है परिवर्तनशील शासन व्यवस्था। लोकतंत्र एक ऐसा प्रयोग है जिसमें शासन प्रणाली को तब तक बदलते रहने की छूट होती है जब तक वह लोकमत के अनुकूल न हो जाए, क्योंकि इसमें शासन ऊपर से लादा नहीं जाता बल्कि विकसित किया जाता है। इसमें निर्वाचनों के जरिए सरकार बदलती है, इसलिए ये गत्यात्मक शासन प्रणाली है। इसमें शांतिपूर्वक परिवर्तन या संशोधन किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से प्रगति सरलता से हो सकती है। सातवां गुण है देश प्रेम की भावना का विकास। अधिनायक तंत्र और कुलीन तंत्र में सामान्य जनता शासन के प्रति उदासीन रहती है, क्योंकि न तो उन्हें शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है और न ही उनकी बात की सुनवाई होती है। जबकि लोकतंत्र के अंदर देश प्रेम की भावना का विकास होता है, क्योंकि जनता खुद देश की सर्वे सर्वा होती है, इसलिए वह राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रहती है। अब लास्ट में आठवां गुण है जनता में आत्मविश्वास और उत्तरदायित्व की भावना का विकास। लोकतंत्र शासन में जनता को सक्रिय रूप से शासन कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है और जनता को अलग अलग प्रकार के अधिकार भी मिलते हैं, जिससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। और वोट देने का जो अधिकार है वो सामान्य जनता में कर्तव्य पालन की भावना का विकास करता है। तो अब लोकतंत्र के गुणों के बाद हम बात करेंगे लोकतंत्र के दोषों की, जिसमें पहला दोष है अयोग्यों का शासन। लोकतंत्र इस धारणा पर आधारित है कि हर व्यक्ति शासन करने की दूसरे व्यक्तियों के बराबर योग्यता रखता हो, लेकिन इस अवधारणा की बहुत आलोचना की जाती है। प्लेटो का मानना था कि शासन संचालन एक कला है और केवल ज्ञानी व्यक्ति ही शासक बनना चाहिए। वहीं अरस्तु का विचार था कि केवल कुछ लोगों में ही शासन करने की क्षमता रहती है। इससे प्रतिकूल लोकतंत्र विशेषज्ञों की उपेक्षा करता है। जैसे लोकतंत्र में कोई डॉक्टर तो कोई वित्त मंत्री बन जाता और कोई अशिक्षित शिक्षा मंत्री भी। इसीलिए कतिपय आलोचकों ने इसे अयोग्यता का शासन कहा है। दूसरा दोष है पेशेवर राजनीतिज्ञों का बाहुल्य। लोकतांत्रिक शासन में
कुछ लोग राजनीति को अपना पेशा बना लेते हैं और जितना पॉसिबल हो सके वो अपने पद से चिपके रहने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी भाषण शक्ति से जनता को प्रभावित करके निर्वाचित हो जाते हैं, लेकिन उनमें इतनी योग्यता नहीं होती कि वे देश की उन्नति के लिए रचनात्मक कार्य कर सकें। इसलिए उनसे लोकहित की आशा करना ही व्यर्थ है। तीसरा दोष है उग्र दलबंदी। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में उग्र दलबंदी पाई जाती है। कभी कभी राजनीतिक दल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए दूसरे दलों के खिलाफ छोटे स्तर की बातें प्रचारित करते हैं, जो देखा जाए तो प्राय झूठी होती हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल देशभक्ति के स्थान पर दलीय भक्ति को बढ़ावा देते हैं। चौथा दोष है मतदाताओं की उदासीनता। लोकतंत्र का एक दोष ये है कि मतदाताओं में अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता रहती है। मतदान करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत कम होता है और इस उदासीनता के परिणाम स्वरूप सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच जाती है जो मतदाताओं को बहकाने में सफल हो जाते हैं। पांचवा दोष है बहुमत की तानाशाही। लोकतंत्र में अंतोगत्वा बहुमत दल की निरंकुशता स्थापित हो जाती है। कभी कभी बहुमत अल्पमत का दमन करने लगता है। जैसे लोकतंत्र में 51% लोग 49% पर मनमानी ढंग से शासन करते हैं। छठा दोष है धनवानों का शासन। यथार्थ में लोकतंत्र धनवानों के शासन में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का आधार निर्वाचन होता है और निर्वाचन द्वारा शासनकर्ता बनने का केवल उन्हीं लोगों के बस की बात होती है जो धनी और साधन संपन्न होते हैं। लोकतंत्र शासन में चुनाव लड़ने का काम धनी और साधन संपन्न लोग ही कर सकते हैं। अब जब धनवान लोग विधायिका के लिए निर्वाचित होंगे तो जाहिर सी बात है विधि निर्माण में भी धनिक वर्ग के हित साधन का ध्यान रखेंगे। सातवां दोष है नैतिक मूल्यों की उपेक्षा। लोकतंत्र में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि चुनाव के समय प्रत्याशी एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, झूठ बोलते हैं और जीतने के लिए घृणित साधनों का उपयोग भी करते हैं। आठवां दोष है खर्चीला शासन। लोकतंत्र एक खर्चीली व्यवस्था है। निर्वाचनों में काफी धन का अपव्यय होता है और फिर विधायकों मंत्रियों पर भी बहुत ज्यादा धन खर्च होता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने लोकतंत्र के अर्थ, प्रकार और गुण और दोषों के बारे में बात